प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीएड और डीएड आपकी जो कक्षाएं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में आपकी जो आगामी टेट की परीक्षाएं हैं सभी राज्यों की, चाहे वो केंद्र की हो, सीटेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो बीएड डीएड या 10वीं कक्षाओं से संबंधित मैथमेटिक्स और साइंस के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो बीएड और डीएड की कक्षाओं में महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसे हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। मूल्यांकन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा भौतिक विज्ञान शिक्षण द्वारा प्राप्त होने वाले मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग आउटकम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। कक्षा कक्ष क्या है? छात्रों या अधिगमकर्ता से संबंधित समस्याएं, यानी कक्षा कक्ष क्या है। तो देखो, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कक्षा कक्ष होता क्या है। होमिनज कहते हैं कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं तथा पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, यानी जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जैसे हम टीचिंग करते हैं, बच्चों को सुनते हैं, समझते हैं, जहां पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। अर्थात हम हमारा जो समाज है उनके अनुसार ही अपने बच्चों को शिक्षण प्रदान करते हैं। हमारी समाज की समस्या है, यानी समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार ही हम अपने बच्चों को टीचिंग कराते हैं, और साथ में ही हम हमारा जो समाज है उसके अनुसार पारस्परिक क्रिया करते हैं। अर्थात अध्यापक और विद्यार्थी दोनों आपस में एक संप्रेषण करते हैं, और संप्रेषण के माध्यम से वो एक दूसरे को समझते हैं। संप्रेषण आप जानते हो क्या है? संप्रेषण एक ऐसा साधन है जिसमें एक वक्ता होता है और कुछ श्रोता होते हैं, वह आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो दोनों समझ सकें। इसी में आगे और निर्देशित स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। निर्देशात्मक स्थितियां क्या होती हैं? निर्देशात्मकता का मतलब होता है कि जो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका हो, यानी इसके लिए हमारी कक्षा कक्ष निर्धारित होती है, जगह या जिसको हम स्थान कहते हैं वो निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, जहाँ तक कि जो अधिगम करता है और उनको अधिगम प्रदान करने वाले शिक्षक हैं वह भी पहले से ही निर्धारित होते हैं। दूसरे हैं फिलिप जैक्सन, कहते हैं कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, यानी कक्षा कक्ष में ही जीवन निर्माण काल का, अर्थात वह अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए या अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कक्षा कक्ष में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। जहाँ नई अंतर्दृष्टि मिलती है, जहाँ पर उनको एक नई अंतर्दृष्टि मिलती है, यानी वह वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अपने सहपाठी होते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्थानों से आने वाले अपने सहपाठियों से परिचर्चा करते हैं, और साथ में अध्यापक उनको उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और कौशलों को प्राप्त किया जाता है। कौशल, कौशल से तात्पर्य आप जानते हो कौशल क्या है? योग है कर्मस्तु कौशलम, अर्थात हम कुशलता का मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा एक कोई पेंटर है, दीवार को पेंट करने के लिए एक कुशल पेंटर होगा, वह अच्छे से दीवार को पेंट कर सकता है, और जो अकुशल होगा पेंट वह भी कर सकता है, लेकिन उसकी कुशलता के आधार पर वह उससे अच्छी अपेक्षाकृत अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसमें कुशलता नहीं है। ऐसे और उदाहरण ले सकते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों को गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं। गुणोन्मुख गतिविधियां मीन्स उनके अंदर अच्छे अच्छे गुणों का प्रभाव करती हैं, और उनके अंदर जो उनके विषय से संबंधित जो भी ज्ञान है उनको वृद्धि करती हैं, बाधा डालती हैं, प्रेरित करती हैं, अथवा रोक लगाती हैं। बाधा डालती हैं अर्थात हम जानते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के सामने कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोल देते हैं जो वास्तविक ज्ञान से विपरीत होते हैं। वह सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बच्चे वह जान सके कि हम जो बोल रहे हैं बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। यदि वे हाँ करते रहते हैं इसका मतलब समझ ही नहीं रहे, तो वह इस बात को जानने के लिए कुछ गलत बातें बोल देते हैं, फिर बाद में उसका स्पष्टीकरण भी करते हैं। प्रेरित करती हैं, कक्षा कक्ष विद्यार्थियों को प्रेरित भी करती हैं। वहाँ पर हम कंपटीशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रतियोगिता करवाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। उसके लिए जो अच्छे नंबर्स लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, और जो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हैं उनको थोड़ा सा दंडित भी किया जाता है। तो इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। अथवा रोक लगाती है, अर्थात हम
कोई भी कार्य करते हैं और वह स्मूथली चलता है तो फिर हम वो सीख नहीं पाते। वैसे भी जो हमारे शिक्षाविद हैं उनका कहना है कि हम क्लासरूम में जितना ज़्यादा बताएंगे बच्चे उतना कम सीखेंगे। हम जितना कम बताएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करें तभी वह ज़्यादा सीख सकते हैं। यदि हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, सारी समस्याओं का हल अपने आप से बताते रहेंगे तो फिर बच्चे के अंदर एक जो समस्या समाधान की जो तर्क है वह उसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए वह यहाँ पर रोक भी लगाती है। तो ये हमने कक्षा कक्ष के बारे में जाना। वैसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कक्षा कक्ष क्या है, जिसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संप्रेषण होता है, उनकी विषय से संबंधित गतिविधियां चलती हैं और साथ में हमारे जो क्लासरूम है उसकी श्यामपट है, जैसे बोर्ड है, फर्नीचर है और साथ में एक ऐसा वातावरण जो शिक्षण के लिए उपयुक्त हो, उसे ही हम कक्षा कक्ष कहते हैं। कक्षा कक्ष का आधारभूत ढांचा। यहाँ पर हम जानते हैं कि जॉन वेस्ले वह कहते हैं कि आप यानी अध्यापक जितना उचित अच्छा हो सकता है उतना करें। जिन साधनों का प्रयोग करके कर सकते हैं उन साधनों का प्रयोग करके करें, जहां भी चाहें वहां कर सकते हैं। और जिनके साथ अर्थात जो विद्यार्थी हैं चाहे वो किसी भी क्लास के हों, उन कक्षा के विद्यार्थियों के साथ अपने शिक्षण कार्य को करा सकते हैं। वैसे हम जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वह कितने प्रकार की होती है, आप जानते हो। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा, हमने इनको 3 भागों में बांटा है। औपचारिक शिक्षा है वह क्लासरूम में प्राप्त की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा है वह क्लासरूम से बाहर, जिसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। और गैर औपचारिक शिक्षा होती है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच की कड़ी होती है, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं या दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती है। यह एक अलग विषय है। अब आगे है कक्षा कक्ष समस्याओं का अर्थ। कक्षा कक्ष समस्याएं अर्थात आप जानते हो कि एक ऐसा कक्षा कक्ष जहां पर अध्यापक सकुशल बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकता है और विद्यार्थी उसकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, उसको हम एक अच्छा या सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष कह सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है समस्याग्रस्त कक्षा कक्ष। समस्याग्रस्त कक्षा कक्ष वह कहलाता है जिसमें एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी ढंग से शिक्षित नहीं कर पाता है, वह उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वह नहीं हो पाता है, संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाता है और ऐसी परिस्थिति में जो विद्यार्थी हैं वह अपने अध्यापक की सभी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसे हम समस्याग्रस्त कक्षा कक्ष कहते हैं। समस्या का होना स्वाभाविक घटना है। हम जानते हैं कि समस्या है, हम कोई काम करेंगे तो समस्या जरूर आएगी, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो या और भी काम हो। हम यहाँ पर शिक्षा के शिक्षण से बात कर रहे हैं तो हमारे कक्षा कक्ष में अपेक्षा की जाती है कि संप्रेषण में कोई बाधा ना आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी आते हैं वो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका सामाजिक स्टेटस अलग अलग होता है, आर्थिक स्टेटस अलग अलग होता है। कुछ ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर एजुकेशन या उनकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं स्वच्छ और साफ होती हैं, तो उनका जो मानसिक स्तर है वह उच्च होता है। और कुछ ऐसी स्थितियों से भी आते हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो उन बच्चों का जो मानसिक स्तर है अपेक्षाकृत नीचा होता है। लेकिन ये कभी या कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी बच्चा किस स्टेटस से आया तो उसका मानसिक स्तर उस आधार पर ही होगा, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। तो समस्या का होना एक स्वाभाविक घटना भी है, इसे रोका नहीं जा सकता। हम चाहे कोई भी काम करें वहां पर समस्या आती ही आती है। आइए आगे देखते हैं छात्रों या अधिगमकर्ता से संबंधित समस्याएं। जैसे कि हम जानते हैं कि समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, अध्यापकों से संबंधित हो सकती हैं या छात्रों से संबंधित भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिगमकर्ता या छात्रों से संबंधित समस्याएं। घर से प्राप्त की गई बुरी आदतें। जो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अपने घर से कुछ आदतों को लेकर आते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े की आदत, झूठ बोलना, चोरी करना, और यह क्लासरूम में आकर हमारे क्लासरूम को समस्याग्रस्त क्लासरूम बना देते हैं। तो जो आदतें वो घर से लेकर आए हैं उन आदतों को सुधारना होगा। प्रेम और उनसे एक सहानुभूति का व्यवहार करके हम उन आदतों को सुधार सकते हैं। यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी उनके जो गार्जियन हैं तो उनकी भी सहायता ले सकते हैं।
यानी हमें उनकी इन बुरी आदतों को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमारा क्लासरूम समस्याग्रस्त ही बना रहेगा। कार्य करने में आलस, जब क्लासरूम में कोई बच्चा आता है, प्रवेश करता है हमारे स्कूल में, तो उसका जो घर का माहौल है, हमारे स्कूल का माहौल है, उसमें कुछ बदलाव आता है और उस बदलाव की वजह से वह आलस करने लगता है। या तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर हीन भावना आ गई हो कि मुझे इन बच्चों से कम आता है, या वह और भी ज़्यादा ऐसा महसूस कर सकता है कि मुझे कुछ जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान प्राप्ति में मुझे कुछ समस्या आ रही है, तो इस प्रकार से वह आलसी बन जाता है। और जो आलस है वह हमारे शिक्षण के लिए, हमारे विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। वैसे भी आपने सुना है कि आलस और लालच दोनों ही बुरी बलाएं हैं, तो यहाँ पर हम आलस की बात कर रहे हैं। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवस्था होती है जिसमें बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं। तो वहाँ पर उसके अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के आवेग उत्पन्न हो जाते हैं, या ये कहें कि संवेगों से भर जाता है, और इस समय उसके अंदर तनाव भी बहुत रहता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा जो अध्यापक वर्ग है उनकी बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह उनको किशोरावस्था में जो उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव आए हैं उनसे उनके बीच में जो तनाव आ गया है उस तनाव को दूर करें। कुछ छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती है। व्यक्तिगत समस्याएं जैसे वो बीमार हो सकता है, उसे कम सुनाई दे, कम दिखाई दे, या उसका जो IQ या जो IQ लेवल है वह कमजोर हो या उच्च हो। वैसे हम जानते हैं हमारी क्लास में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं और विशिष्ट होते हैं। और विशिष्ट बच्चे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक सामान्य स्तर से ऊपर के और एक होते हैं सामान्य स्तर से नीचे के। तो जो विशिष्ट बच्चे होते हैं दोनों, जो सामान्य से ऊपर यानी जो प्रतिभाशाली होते हैं वह भी समस्या उत्पन्न करते हैं, और जो निम्न होते हैं वह भी समस्या उत्पन्न करते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं वह क्लासरूम को कभी समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं, वह सामंजस्य बनाए रखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, तो इसके लिए हमें उन समस्याओं को दूर करना होगा। यदि बच्चा को कम सुनाई देता है तो हम अपने उसको पास बिठाएं, या विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, किसी चोट के कारण उसके सर दर्द हो सकता है, या अन्य जगहों पर हमारे शरीर है उसमें कोई विसंगति हो सकती है, उसकी वजह से भी हमारे क्लासरूम में समस्या उत्पन्न हो सकती है। संकीर्णता या रूढ़ियां। संकीर्णता या रूढ़ियों का मतलब यह है कि कुछ बच्चे जो हैं अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम इस स्थान से आते हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो अच्छा है, बच्चों का स्टेटस अच्छा नहीं है। या खुद कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता है, ये मुझसे ज़्यादा जानता है। तो इस प्रकार की रूढ़ियां भी हो सकती हैं जो हमारी कक्ष को समस्याग्रस्त बना सकती हैं। कुछ अध्यापकों के मन में भी इस प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं। मान लीजिए 7वीं कक्षा में कोई बालक पढ़ता है, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, अगली बार उसी कक्षा में उसका भाई या बहन आती है तो वह उससे पूर्व अनुमान लगा लेता है कि वह उसी की तरह होगा। ऐसे ही दूसरा ये भी हो सकता है कि एक बच्चा पढ़ता है जो बहुत ही कमजोर है और उसका भाई या बहन आता है अगले साल या कुछ वर्षों में, तो उसके प्रति भी उसकी ऐसी भावना हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। रटने की बुरी आदत। हम जानते हैं कि रटत विद्या फलन देना, यानी रटा हुआ ज्ञान हमें कभी भी फलदायी नहीं हो सकता है। तो एक ऐसी आदत भी हो सकती है कि बच्चे सही बातों को रट लेते हैं, क्योंकि जो रटा हुआ ज्ञान है वह कभी भी हमारे काम नहीं आ सकता। जब तक हम बच्चों को समझाएंगे नहीं या बच्चे उस बात को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक वह उनके जीवन में कभी भी काम आने वाला नहीं है। कुछ बच्चे अनियमित तथा समय के पाबंद नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनियमित होते हैं, यानी क्लासरूम में समय पर नहीं आते, क्लासरूम शुरू होने के 5 मिनट बाद आते हैं, या फिर घर से आ जाते हैं, जो हमारा स्कूल है उसमें ही नहीं आते, बीच में ही घूम रहते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे भी हो सकते हैं। तो इन समस्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हम उनको जानेंगे और जानने के बाद ही हम उनका उपचार कर सकते हैं। अब है उपचार। अर्थात ये जो समस्या में प्राप्त हुई है इन समस्याओं को दूर कैसे करें। तो सभी प्रकार की समस्याएं हैं, कोई भी समस्या हो, चाहे वह घर से प्राप्त की गई आदत है तो घर से प्राप्त की गई आदत है, उसके पीछे रीजन क्या है, जब तक हम उस रीजन को नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम उसकी आदत को भी दूर नहीं कर सकते हैं। कार्य करने में आलस क्यों करता है? आलस करने के कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों का पता लगाएं। एक ऐसा भी कारण हो सकता है कि वह उसके योगी ना हो, जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसके योगी नहीं हो, अर्थात वह उससे पहले की जो प्री नॉलेज है उसको जानता ही नहीं हो, तो हमें उस नॉलेज को पहले देना होगा। या और भी समस्या हो सकता है कि उसके जो घर के आसपास का माहौल है बहुत अच्छा ना हो। किशोरावस्था है, किशोरावस्था की समस्याएं, आप जो बियर
कर रहे हो आप, तो आपको बताई जाती है किशोरावस्था की क्या अवस्था होती है, किशोरावस्था में किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। और जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी जो किशोरावस्था की अवस्था में आ चुके हैं, तो उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को अच्छे से समझकर उनको हल करें, चाहे वो किसी प्रकार की हों, तभी हम अपने शिक्षण को सुचारू रूप से कर सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं यानी बच्चे की जो व्यक्तिगत समस्या है, जैसे वो कम सुनता है, कम दिखाई देता है, उसके सर में दर्द रहता है, तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, तो उसको भी लें। घर से उनके जो गार्जियन हैं उनको इन बातों को बताएं, तभी हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। संकीर्णताएं या रूढ़ियां बच्चों के मन में जो पूर्व अवधारणा है, पूर्व अवधारणा मीन्स उनको पहले से पता है कि मैं इससे कम आता है, इससे ज्यादा आता है, या अध्यापक को भी किसी बच्चे के प्रति ऐसी पूर्व धारणा हो सकती है, तो उनको दूर करना होगा। रटने की आदत को उन्हें छुटाना होगा, उनको अच्छे से समझाना होगा। जब तक हम किसी बात को कॉन्सेप्चुअल नहीं बताएंगे, उसकी अवधारणा को क्लियर नहीं कराएंगे, तब तक हम बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कर ही नहीं सकते। जो बच्चे अनियमित हैं तो अनियमितता के कारण भी जाने, अनियमितता के कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यदि बच्चे को कम आता है तब भी वो अनियमित हो जाएगा, अच्छे से नहीं आता तब भी अनियमित हो जाएगा, या और भी समस्या हो सकती है, घरेलू समस्या हो सकती है, बच्चों के आपस की कुछ समस्या होती है, तो उनको हमको दूर करना हो, तभी हम अपने शिक्षण को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज हमने जो हमारा मूल्यांकन है उसके पहले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है, और आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। और इससे संबंधित आपकी जो टेट की परीक्षा में उसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिएगा कि कोई सिलेबस, जैसे हमें कोई पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, पाठ्य पुस्तक निर्माण करने के लिए किसको आधार बनाया जाए। सबसे पहले मान लीजिएगा हमें कह दिया कि एक जो विद्यार्थी है उसको आधार बनाया जाए, यानी उसका आधार विद्यार्थी हुआ, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। नंबर दूसरा होगा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाए, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखा जाए। नंबर तीसरा है सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाए। नंबर चौथा है अध्यापक को ध्यान में रखा जाए। तो इनमें से क्या ध्यान में रखा जाए, यह आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और इसका अगले वीडियो में हम आपको इसका उत्तर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसकी अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वाध्याय करें।